नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। खबरों की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड में एक बार फिर मौसम ने जमकर कहर बरपाया हुआ है। गुरुवार को प्रदेश भर में जमकर बारिश हुई, जिसमें एक तरफ गर्मी से राहत मिली तो दूसरी तरफ फसलों को भी भारी नुकसान हुआ। पहाड़ों में ओलावृष्टि से जगह जगह नुकसान की खबरें भी सामने आई। देर शाम रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, देहरादून, बागेश्वर और चमोली में भी भारी बारिश हुई। वहीं ओलावृष्टि से फसलों को भी नुकसान हुआ। भारी बारिश और ओलावृष्टि से जगह जगह खेतों में पानी भरने से गेहूं, आलू के साथ सेब की फसल को भी भारी नुकसान हुआ है। केदारनाथ में जमकर बारिश हुई। चोराबाड़ी समेत अन्य ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी हुई है। बीते 3 दिनों से दोपहर बाद धाम में बारिश हो रही है। विक्रम सिंह, निर्देशक मौसम विभाग उत्तराखंड, ने जानकारी भी दी है कि उत्तराखंड में 9 से 12 तक मौसम को लेकर पहले ही पूर्वानुमान जताया है। 12 अप्रैल के बाद कुछ दिन मौसम साफ रहेगा। 13 अप्रैल से मौसम साफ होना भी शुरू हो जाएगा। इसके बाद 17 अप्रैल से एक बार फिर मौसम का मिजाज बदल सकता है। तेज हवाओं के साथ ओले पड़ने की भी संभावना जताई गई है। और संवाददाता अरुण सैनी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अरुण, किस तरह का मौसम अभी रहने का अनुमान जो है वो मौसम विभाग ने भी जताया है? जी विशाल, बिल्कुल देखिए, मौसम विभाग के द्वारा पूर्व में भी पूर्वानुमान जारी किया गया था और 10, 11, 12 अप्रैल के लिए पूर्वानुमान मौसम विभाग ने जारी किया था, जिसमें कि देखा जाए तो कल की बात की जाए या फिर आज की बात करें तो बारिश जो है वो देखने को भी मिली है। बीते 2 दिनों से लगातार जो है दिन में हालांकि मौसम ठीक रह रहा है, लेकिन शाम के वक्त जो है बारिश कई जगहों पर देखने को मिल रही है। मैदानी क्षेत्रों में भी कई जगहों पर बारिश देखने को मिल रही है, तो वहीं पर्वतीय क्षेत्रों में ओलावृष्टि और भारी बारिश कई कई जगहों पर हो रही है, जिससे नुकसान भी कई जगहों पर हो रहा है। जो है कई जगहों पर बादल फटने की भी जो है खबरें सामने आई। तो इस तरीके से मौसम विभाग का जो पूर्वानुमान था वो कहीं ना कहीं इस बार सटीक भी साबित हुआ है और पिछले कुछ समय से लगातार मौसम विभाग का जो पूर्वानुमान है वो सटीक साबित भी हो रहा है। तो ऐसे में मौसम विभाग के द्वारा अभी भी पूर्वानुमान जारी किया गया है, जिसमें कि 13 अप्रैल से अब मौसम जो है साफ होने के आसार वो जताए जा रहे हैं। इसके बाद ही जो है 17 अप्रैल से फिर मौसम का मिजाज जो है बदल सकता है और इसके साथ ही तेज हवाएं के साथ साथ ओले पड़ने की संभावना 17 अप्रैल के बाद प्रदेश में मौसम विभाग के द्वारा जताई गई है। इसी के साथ ही देहरादून, हरिद्वार व उधम सिंह नगर जो मैदानी जनपद है उनमें इसका प्रभाव भी देखने को मिलेगा और इसी के साथ ही ऑरेंज अलर्ट जारी रखा हुआ है इस वक्त मौसम विभाग के द्वारा। तो ऐसे में लोगों से भी सतर्क रहने की अपील मौसम विभाग के द्वारा की गई है। जो नाले खाले हैं या फिर गदेरे हैं, ऐसी जगहों पर लोग जाने से बचे, क्योंकि गर्मी का मौसम भी अब आ चुका है। तो ऐसे में लोग क्योंकि नहाने के लिए नदियों में भी जाते हैं या आसपास इस तरीके से जाते हैं, तो वहां पर अगर मौसम खराब है तो जाने से बचे, इस तरीके की अपील भी लोगों से की गई। वहीं चारधाम यात्रा की भी शुरुआत प्रदेश में होने जा रही है 30 अप्रैल से। उसके भी लिए भी तमाम तैयारियां चल रही है। सड़कों का डामरीकरण हो या सड़कें बनाना हो, तो ऐसे में वहां पर भी अगर इस तरीके की कोई दिक्कतें होती है तो उसके लिए भी पहले ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को निर्देश भी दिए कि ऐसी जगहों पर चौकसी बढ़ाई जाए, उपकरणों की तैनाती ज्यादा से ज्यादा की जाए। तो इस तरीके से तमाम तैयारियां चल रही है। आने वाले समय में कैसा मौसम रहेगा और इसका असर आगे कितना देखने को मिलेगा, चारधाम यात्रा पर भी इसका कितना असर पड़ेगा, ये तमाम चीजें आने वाले समय में देखने वाली होंगी। बिल्कुल अरुण, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। प्रदेश के सहकारिता, स्वास्थ्य मंत्री, चिकित्सा शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने कर्णप्रयाग पे पहुंचकर अधिकारियों के साथ बैठक की और इस दौरान कई अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद रहे। सभागार में शनिवार को जनपद स्तरीय अधिकारियों के साथ ये बैठक की गई है और इस दौरान उन्होंने चारधाम यात्रा तैयारियों की समीक्षा कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। साथ ही उन्होंने जनपद में 4,871.59 लाख की 16 योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया है। तो आपको बता दें कि मंत्री धन सिंह रावत ने यह समीक्षा बैठक की और इस दौरान तमाम अधिकारी भी मौजूद रहे। साथ ही चारधाम यात्रा भी जल्द शुरू होने जा रही है, जिसको लेकर भी यह अहम बैठक मानी गई। विकास योजनाओं का इस दौरान शिलान्यास और लोकार्पण भी किया गया है।
यात्रा की मैंने एक समीक्षा बैठक ली है और सभी विभागों ने काफ़ी प्रगति से काम भी किया है। हमारे पूरे प्रदेश सरकार चार धाम यात्रा के लिए जो है बहुत अच्छी यात्रा उसके लिए प्रतिबद्ध भी है, कटिबद्ध भी है। और हमारे मुख्यमंत्री जी और हम लोगों ने अभी प्रदेश में भी चार धाम यात्रा की समीक्षा बैठक की थी। आज विशेषकर हमने चार चीज़ों पे फोकस किया है। एक तो एनएच की रोडें जो है समय पे पूरी हो जाए जहाँ जहाँ भी दिक्कत है। दूसरा, बिजली और पानी की व्यवस्था ठीक हो जाए। तीसरा यह है कि स्वास्थ्य सेवाएं हमारी पूरी चार धाम यात्रा में हम लगभग 30 एम्बुलेंस गाड़ियाँ वहाँ पे रखेंगे पूरे यात्रा रोड पे। और मैंने ये भी कहा आज कि रिस्पांस टाइम जो है 15 मिनट का होना चाहिए, ताकि किसी भी तीर्थयात्री की अगर तबीयत खराब होती है तो 15 मिनट में हॉस्पिटल पहुँच जाए। डॉक्टरों की हम पूरे चमोली ज़िले में कोई कमी नहीं करेंगे और अभी हम यहाँ पे 30 नए डॉक्टरों की नियुक्ति भी करने जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि डॉक्टरों की भी कमी नहीं रहेगी। पैरामेडिकल स्टाफ अब हमारा पूरा हो ही गया है। तीसरा, बद्रीनाथ में जितने भी काम हो रहे हैं उनके लिए भी जिला प्रशासन को मैंने कहा कि बहुत जल्दी काम शुरू हो जाए ताकि यात्रियों को कोई दिक्कत न रहे। और सभी तीर्थयात्रियों से मेरा निवेदन आपके माध्यम से भी है कि जो राज्य सरकार ने SOP जारी कर रखी है उसका सबको पालन भी करना चाहिए और किसी भी तीर्थयात्री को चार धाम यात्रा में घबराने की कोई जरूरत नहीं। यहाँ पे सारी व्यवस्थाएं। श्रीनगर के चोरस पुल के समीप गुरुवार शाम को अलकनंदा नदी में डूबने से नेपाली मूल के व्यक्ति की मौत हो गई। बता दें कि तल्ली रेवाड़ी घड़ी सिया महादेव निवासी 48 वर्षीय विष्णु देव प्रसाद थापा चोरस पुल के समीप अलकनंदा नदी में नहा रहा था। इस दौरान अचानक पानी के तेज बहाव की चपेट में आकर वो बह गया। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस और SDRF की टीम ने रेस्क्यू कर व्यक्ति को बाहर निकाला, जहां अस्पताल ले जाने पर चिकित्सकों ने उसे मृत भी घोषित कर दिया है। रानीखेत वन रेंज में वन अग्नि की रोकथाम के लिए वन विभाग के अधिकारियों ने एक गोष्ठी का आयोजन किया। इस गोष्ठी में ग्रामीणों, सरपंचों और स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने अपने विचार रखे। ऐसे में सरपंचों ने चीड़ के पेड़ों को जंगल में आग लगने का मुख्य कारण बताया है और चीड़ के पेड़ों को काटने की परमिशन देने की भी मांग की है। वहीं स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने जंगलों की आग से निपटने के तरीके बताए और जंगली जानवरों से खेती में हो रहे नुकसान को भी चिंताजनक बताया है। मैं बताना चाहता हूं कि रानीखेत वन क्षेत्र में पिछले 2 महीने से वनाग्नि में जो भी कार्य किए जा रहे हैं, इसका भी चीफ सर द्वारा विजिट किया गया था और उन्होंने काफ़ी सराहना की, लोगों की भी बहुत तारीफ की और जनसहभागिता पे बहुत जोर दिया है। तो इसी के चलते हमने रानीखेत वन क्षेत्र के जो भी वन पंचायतों के सरपंच हैं, महिला मंगल दल हैं, युवक हैं और अन्य जो भी लोग हमसे जुड़कर यहाँ पे वनाग्नि में हमारी मदद करना चाहते हैं, उनके गोष्ठी का आयोजन किया गया है। और इसके माध्यम से हम लोगों से जनसहभागिता की अपील करेंगे। उत्तराखंड फॉरेस्ट फायर की वो लोग ऐप डाउनलोड करें, हमें जल्दी जल्दी सूचना दें, हमारी मदद करें और हम कोशिश करेंगे कि अगले 2 महीने जो भी फायर में जितनी भी घटनाएं होती हैं उनको हम त्वरित कार्रवाई करते हुए रोक सकें और जो भी लोग असामाजिक तत्व या अराजक तत्व ऐसे काम कर रहे हैं और आग को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं, उनको चिन्हित कर उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई कर सकें। नैनीताल में बीजेपी महिला मोर्चा ने SDM के माध्यम से सचिव शहरी विकास के नाम ज्ञापन सौंपा है और पालिका की ओर से बढ़ाए गए पार्किंग शुल्क और टोल टैक्स को कम करने की भी मांग की है। इसी को लेकर बीजेपी नेता जीवंती भट्ट का कहना है कि पार्किंग शुल्क में बढ़ोतरी से आम जन सहित नैनीताल आने वाले पर्यटकों को अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है, जिसका विपरीत असर पर्यटन कारोबार पर भी पड़ेगा। उन्होंने कहा है कि पार्किंग ड्यूटी में पालिका की ओर से महिला समूह की महिलाओं को लगाया जाना चाहिए, क्योंकि उनकी सुरक्षा के लिए ना तो पार्किंग में कोई गार्ड है और ना ही CCTV कैमरे लगाए गए हैं। पार्किंग शुल्क है और जो टोल टैक्स है उसके लिए हमने ज्ञापन दिया है। इसमें हमें समस्या यह है कि एकदम से इतना टैक्स बढ़ा दिया गया है, इतना शुल्क बढ़ा दिया गया है। जिनकी गाड़ियां हैं उनके पार्किंग के तो आप उनका लाइसेंस बना रहे हैं, उसको 800 रुपये ले रहे हैं, लेकिन वो गाड़ी कहाँ खड़ी करेंगे? आपने उसका 500 रुपये कर दिया तो वो कहाँ खड़ी करेंगे? अपनी छतों में खड़ी करेंगे? नैनीताल के परिवेश में तो ऐसा संभव नहीं कि हर एक के घर में गैरेज हो,
तो इसलिए हम लोग परेशान हैं, इसलिए हमने आज ज्ञापन दिया। और साथ ही मैं ये भी कहूँगी कि मैं कल गई थी, महिलाओं की समूह की महिलाओं को वहाँ पर ड्यूटी लगाई गई है पार्किंग में। ये बिल्कुल, मैं महिला हूँ, मैं बिल्कुल उसका विरोध करती हूँ। महिलाएं हैं वहाँ पर, कोई सेफ्टी नहीं है, कोई गार्ड नहीं है, कोई कैमरे नहीं है, महिलाओं की ड्यूटी लगाई जा रही है, तो वो बहुत गलत है। वहाँ सारे ड्राइवर बैठे रहते हैं। मैं एक महिला हूँ, मुझे इस बात का भी बहुत खेद है और ये बहुत गलत हो रहा है। ये नगर पालिका नरक पालिका बनाई जा रही है। आपको अगर उसका विकास करना है, आपके और रास्ते हैं, आपके जितनी जगह हैं उनके आप किराए बढ़ाइए, उनका जो सुझाव है वो और चीज़ लीजिए। आपने एक बार 120 रुपये से 500 रुपये ले लिया, कैसे पर्यटन नगरी है ये, यहाँ के व्यापार पे क्या फ़र्क पड़ेगा। आने से पहले इतनी अफवाह हो रही कि नैनीताल में इतना टैक्स लिया जाए, इतना किराया लिया जा रहा है, तो पर्यटन कैसे चलेगा। हमारा पूरा शहर जो है पूरा पर्यटन पर ही निर्भर करता है। होटल व्यवसाय है, हमारे फल व्यापारी हैं, हमारे शहर के व्यापारी हैं। आखिर हमारी आमदनी क्या है। हमारे शहर में जब आएंगे तभी तो हमारी आमदनी होगी। ये खबरों में आगे बढ़ेंगे। हरिद्वार के अनेकी गांव स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय में बच्चों को घटिया क्वालिटी का मिड डे मील परोसा जा रहा था। ऐसे में सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद हड़कंप भी मच गया और भादराबाद के खंड शिक्षा अधिकारी ने स्कूल का औचक निरीक्षण भी किया। वहीं जांच में ये सामने भी आया है कि बच्चों को हकीकत में खराब भोजन परोसा जा रहा था। स्कूल में हर तरफ गंदगी पसरी हुई थी और शौचालय भी गंदे हाल में थे। ऐसे में अनियमितताओं की भरमार देख खंड शिक्षा अधिकारी ने स्कूल के प्रधानाध्यापक रीति चौहान को तत्काल पद से हटाया और नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण भी मांगा है। उत्तराखंड में एक बार फिर लोगों को महंगाई का करंट लगने जा रहा है। दरअसल प्रदेश में उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ने विभिन्न वर्ग के लिए बिजली के दामों में बढ़ोतरी की घोषणा की है। इसमें फिक्स चार्ज की बढ़ोतरी की गई है, लेकिन प्रति यूनिट बिजली के दाम करीब 33 पैसे तक बढ़ाए गए हैं। उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ने प्रदेश में घरेलू और व्यावसायिक समेत विभिन्न वर्ग के उपभोक्ताओं के लिए नई दरों की भी घोषणा कर दी है। बता दें कि आयोग ने पिछले साल के टैरिफ के लिहाज से घरेलू उत्पादकों के लिए 33 पैसे की दर से वृद्धि की है। इस तरह व्यावसायिक उपभोक्ताओं के लिए 42 पैसे की वृद्धि की गई है और छोटे इंडस्ट्री के लिए 36 पैसे और बड़ी इंडस्ट्री के लिए 46 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक्स व्हीकल्स चार्जिंग स्टेशन में 65 पैसे की बढ़ोतरी सुनिश्चित की गई है। ईपीसीएल को देनदारियां थी 605 मतलब 605 करोड़ पिटकुल और जेबनल को देने थे और जो ईपीसीएल ने यह राज सबमिट किया था वो कमीशन ने अप्रूव करने के उपरांत टोटल 11,576.08 करोड़ पाया। तो उसमें जो एग्जिस्टिंग पिछले साल का टैरिफ रेट है उसको माइनस किया गया तो जो गैप आया 590 करोड़ का आया। तो 590 करोड़ को एडजस्ट करने के लिए स्लाइटली सब कैटेगरी में बढ़ोतरी की गई, जो कि ओवरऑल अगर देखा जाए तो 5.62। मशहूर कवि कुमार विश्वास हरिद्वार के हर की पौड़ी पहुंचे, जहां उन्होंने परिवार के साथ गंगा मां में आस्था की डुबकी भी लगाई और इस दौरान आरती भी की। इस मौके पर कुमार विश्वास ने कहा है कि पुत्री के विवाह से पहले और विवाह के बाद हर परिवार को मां गंगा के दरबार में आकर आशीर्वाद लेना चाहिए। हम विवाह संपन्न होने के बाद मां गंगा की आरती में शामिल हुए हैं। वहीं इस दौरान कुमार विश्वास के साथ उनके फैंस ने सेल्फी भी ली है। द्वाराहाट विकासखंड के ग्राम धनियारी में ग्रामीण अपनी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। आमरण अनशन के दूसरे दिन भी कोई नहीं आया। ग्रामीणों ने कहा है कि अगर समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो अब उग्र आंदोलन होगा और आर पार की लड़ाई भी की जाएगी। मैं सर्वप्रथम तो आपके इस चैनल का धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ कि आपने बहुत दूर क्षेत्र आकर जो हमारे आंदोलन को की सुध ली है। मैं आपके चैनल को बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। सर्वप्रथम मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि ये जो हमारी मांग थी 3 सूत्री मांग पत्र, इसका हमने 27 तारीख को बहुउद्देशीय शिविर द्वाराहाट में शिकायत की थी और 5 तारीख से आंदोलन में बैठने का वो किया था।
उस बीच में विभाग के द्वारा कोई संपर्क किसी के द्वारा नहीं हुआ, तो लिहाजा 5 तारीख से हमें आंदोलन स्टार्ट करना पड़ा 3 सूत्री मांगों के। और उस आंदोलन के क्रम में हमारे बीच में मैडम तहसीलदार मैडम यहाँ आए थे, जल संस्थान के अधिशासी अभियंता यहाँ आए थे, वन निगम के अधिकारी आए थे और पीडब्ल्यूडी के लोग भी आए थे। लेकिन बात आंदोलन स्थल पर बहुत सी बातें होती हैं और कहा-सुनी जल संस्थान के यही महोदय के साथ हुई थी, तो बिलों के बाबत, और उसके बाद चले गए थे। उस तहसीलदार मैडम को हमने यही कहा था कि जब तक सक्षम अधिकारी हमसे वार्ता ना करे और या ठोस पहल। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की शुरुआत होने में मात्र 18 दिन का समय बचा हुआ है। जाहिर है इन दिनों सरकार तैयारियों में जुटी हुई है। देश दुनिया से आने वाले तीर्थयात्री रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं और सरकार कह रही है कि साल दर साल तीर्थयात्रियों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। इधर विपक्ष पूछ रहा है कि अगर तीर्थयात्रियों की संख्या बढ़ रही है तो फिर कारोबारियों की आमदनी क्यों घट रही है। इसके साथ ही विपक्ष कह रहा है कि कुछ ही घंटों में 38,000 से ज्यादा हेली सेवाएं बुक कैसे हो गई। विपक्ष ने कई और सवाल भी उठाए हैं, जिसका बीजेपी ने करारा जवाब दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। हमने चारधाम यात्रा की तैयारियां कर ली हैं। तो संख्या बढ़ने की बड़ी वाहवाही कर रही बीजेपी, लेकिन जरा जाके पूछे ना होटल मालिकों से, होम स्टे वालों से, रेस्टोरेंट वालों से कि उनकी आमदनी बढ़ी है घटी है। कांग्रेस उत्तराखंड की यात्रा को भी दिग्भ्रमित करने का प्रयास कर रही है। देवभूमि उत्तराखंड में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच मौजूदा वक्त में अजीब स्थिति है। 30 अप्रैल से शुरू होने वाली इस चारधाम यात्रा में देश विदेश से तीर्थयात्री आने वाले हैं और ये बात सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष तक और प्रदेश की जनता भी जानती है। ये चारधाम यात्रा उत्तराखंड की आर्थिकी की रीढ़ है। यात्रा की वजह से न सिर्फ सरकार को राजस्व प्राप्त होता है, बल्कि हजारों लाखों स्थानीय लोगों का कारोबार चलता है। आज हम 63 लाख यात्री पिछली बार लगभग हमारी यात्रा में पहुंचा है, जहाँ हम 55 लाख का आंकड़ा और सरकारी आंकड़ा है। लेकिन इन ऑल जो हमने पूरी जानकारी प्राप्त की है, आज भी हम लोग बैठे थे, लगभग 60 लाख से ज़्यादा यात्री आए हैं। लेकिन कांग्रेस संदेह का यात्रियों पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। जहाँ तक हेली सेवा का विषय, हेली सेवा की बुकिंग पूर्ण हो चुकी है और बड़ी संख्या में यात्री आएंगे। और लेकिन हम ये भी विश्वास दिलाते हैं यात्रियों को, जो यात्री उत्तराखंड आएगा उसको दर्शन करके ही भेजेंगे। सरकार का मानना है कि साल दर साल चारधाम यात्रा में तीर्थयात्रियों की संख्या बढ़ रही है। चारधाम यात्रा का संचालन 12 मासी हो, इसको लेकर सरकार ने शीतकालीन यात्रा की शुरुआत भी की थी और उसकी ब्रांडिंग देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी की है। लेकिन विपक्ष का कहना है कि अगर चारधाम यात्रा में यात्रियों की संख्या बढ़ रही है तो फिर ज्यादातर स्थानीय कारोबारी ये क्यों कह रहे हैं कि पहले के मुताबिक कमाई घट रही है। मैं ये कहना चाहता हूँ संख्या बढ़ने की बड़ी वाहवाही कर रही बीजेपी, लेकिन जरा जाके पूछे ना होटल मालिकों से, होम स्टे वालों से, रेस्टोरेंट वालों से कि उनकी आमदनी बढ़ी है घटी है। मैक्सिमम लोग ये कह रहे हैं कि हमारी आमदनी में 40 से 50% की गिरावट आई है, क्योंकि आदमी सुबह चल रहा है दूसरे राज्य से, शाम को पूजा कर रहा है, दूसरे दिन वापस अपने राज्य में पहुंच जा रहा है या दूसरी जगह पहुंच जा रहा है। उत्तराखंड को क्या मिल रहा है, क्योंकि ये आस्था के साथ साथ हमारी रोजी रोटी का सवाल भी है। ये चारधाम यात्रा हमारे परिवारों के भरण पोषण के लिए भी बहुत आवश्यक है। चारधाम यात्रा को लेकर आरोपों की राजनीति सिर्फ यात्रियों की संख्या तक सीमित नहीं है। केदारनाथ हेली सेवा टिकट बुकिंग को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। सवाल इसलिए क्योंकि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ ही घंटों में मई महीने के स्लॉट को फुल कर दिया गया, यानी कुछ ही घंटों में 38,000 से ज्यादा हेली सेवा के लिए टिकट्स की बुकिंग सिर्फ एक साइट से की गई है। ऐसे में ये सवाल उठ रहा है कि ये बाबा केदारनाथ के प्रति लोगों की दीवानगी है या फिर एजेंटों का कोई खेल। बीजेपी के एजेंट होंगे, मैं तो यही कहूँगा, और मेरी शुभकामनाएं हैं, क्योंकि राज्य का सवाल है कि अच्छा रहे। लेकिन पिछले बार की तरह ना हो कि लोग आए थे 5 साल 6 साल पैसा बचाता आदमी इन यात्राओं में आने के लिए, जो गरीब आदमी है, और यहाँ आके पड़ाव में उनका पैसा खत्म हो जाता है, क्योंकि आपने कोई सेट रूटीन बनाया नहीं है। एक पड़ाव में गरीब आदमी को 5-5 6-6 दिन रुकना पड़ जाता है। अमीर लोग अपना पैसा दे के आगे निकल जाते हैं। तो वो जो गलत मैसेज जा रहा है दूसरे राज्यों में या देश में, उसको रोकना चाहिए। लेकिन कांग्रेस संदेह का यात्रियों पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। जहाँ तक हेली सेवा का विषय, हेली सेवा की बुकिंग पूर्ण हो चुकी है और बड़ी संख्या में यात्री आएंगे। और लेकिन हम ये भी विश्वास दिलाते हैं यात्रियों को, जो यात्री उत्तराखंड आएगा उसको दर्शन करके ही भेजेंगे। परिवहन विभाग ने यात्रा वाहनों को फिटनेस और यात्री संख्या पर नजर बनाए रखने के लिए और ट्रिप कार्ड को अनिवार्य करते हुए जारी रखते हुए ऋषिकेश में ग्रीन कार्ड बनाने की प्रक्रिया को संभागीय कार्यालय में शुरू कर दिया है। पिछली बार की गलतियों से सबक लेते हुए सरकार ने फैसला किया है
कि ऑनलाइन पोर्टल्स पर आवेदन किया जाएगा और उसके बाद ग्रीन कार्ड, वाहनों की फिटनेस और कंप्लीट कागज देखकर जारी किए जाएंगे। माननीय सीएम साहब की जो प्राथमिकता है, चारधाम यात्रा को सकुशल और सुगम तरीके से हमारे को चलाना है और हम परिवहन विभाग इसके लिए पूरा तैयार है। आज से हमने अपना ग्रीन कार्ड का जो सॉफ्टवेयर है वो लॉन्च कर दिया है और हरिद्वार में विधिवत रूप से हमने ग्रीन कार्ड भी इशू किए हैं। 15 एप्लीकेशन आई थी जिसमें से 2-3 अभी हम जारी कर दिए हैं और इसके अलावा हमने ऑफिस का इंस्पेक्शन किया है। ऑफिस में कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं, उसको हमने कहा है कि इसको सुधार लें। जो काउंटर या पब्लिक जो आ रही है उनको सुविधा रहे ताकि किसी को कहीं भटकना ना पड़े, उसकी हम साइनेजेस वगैरह लगवाएंगे। और जहाँ अगर शौचालय की बात है या वेटिंग रूम की बात है, जहाँ उनको अगर जानकारी देनी है तो पब्लिक डिस्प्ले जो हमारा टीवी लगा है उस पर सब चीज़ें चलती रहें। जितनी भी गाड़ियाँ आएंगी, बसेज आएंगी, वो ओवरहैंग उनका ज़्यादा नहीं होना चाहिए ताकि ऊपर जब यात्रा में गाड़ियाँ पहुँचती हैं तो वहाँ दिक्कत ना हो। और जो बाकी जो चीज़ें हैं जैसे गाड़ी के टायर हो गए और डस्टबिन बैग हो गया, गाड़ी के ब्रेक्स हो गए, वाइपर हो गया, क्योंकि बरसात में भी गाड़ियाँ चलती हैं तो ये सब चीज़ें पूरी रहेंगी। हिल एंडोर्समेंट के लिए व्यवस्था ये की गई है कि हमारे ऑफिसेज़ में ही लाइसेंस का हिल एंडोर्समेंट का टेस्ट किया जाएगा। अगर ऋषिकेश की बात करें तो हमारे यहाँ ट्रैक तैयार हो गया है। नहीं, ग्रीन कार्ड तो सारी कमर्शियल गाड़ियों के लिए मैंडेटरी है। कोई भी गाड़ी अगर चारधाम यात्रा पे जा रही है तो उसको अभी ग्रीन कार्ड लेना पड़ेगा और उसके बाद जो है ट्रिप कार्ड तब जनरेट होगा जब यात्रा चालू हो जाएगी। राज्य के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा है कि चारधाम यात्रा को लेकर सरकार ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं को ऑनलाइन, ऑफलाइन पंजीकरण, मोबाइल ऐप से पंजीकरण के साथ साथ इस वर्ष आधार नंबर से भी पंजीकरण की सुविधा दी गई है। इस साल भी हरिद्वार, ऋषिकेश और हरबटपुर में ऑफलाइन पंजीकरण की व्यवस्था की गई है। देहरादून स्थित उत्तराखंड पर्यटन विश्व परिषद के मुख्यालय में स्टेट लेवल कंट्रोल रूम भी तैयार किया गया है। ये 24 घंटे संचालित रहेगा। यात्रा मार्गों में कोई असुविधा न हो, इसके लिए जिले के लिए बजट भी जारी किया गया है। हमने चारधाम यात्रा की तैयारियां कर ली हैं। श्री यमुनोत्री और श्री गंगोत्री धाम में कपाट खुलने के साथ 30 अप्रैल 2025 को चारधाम यात्रा हमारी शुभारंभ उसकी शुरुआत हो जाएगी। भगवान श्री केदारनाथ धाम के कपाट 2 मई को और श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट 4 मई को और हेमकुंड साहब के कपाट 25 मई को 2025 को श्रद्धालुओं के दर्शनों के लिए खोले जाएंगे। सरकार ने चारधाम यात्रा 2025 की सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। यात्रा की व्यवस्था एवं तैयारियों के लिए स्थानीय प्रशासन के साथ साथ पर्यटन विभाग एवं अन्य विभाग की सक्रियता से जो है लोग कार्य में जुटे हुए हैं। चारधाम यात्रा 25 को देखते हुए और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।